हेलो। आज हम बात करने वाले हैं स्टोक्योमेट्री 5। स्टोक्योमेट्री 5 में हम डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लावोइसियर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेटमेंट है ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन द टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। That means total mass of reactants is equal to total mass of products। तो अगर हम इसका कोई एग्जांपल लें, जैसे सपोज H2 ने रिएक्ट किया O2 से और बना H2O। H2 तो इक्वेशन बैलेंस करेंगे, तो यहाँ O2 है, यहाँ O1 है, मैंने यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। इसको अगर मैं देखूं लावोइसियर लॉ के हिसाब से, तो यहाँ पर 2 moles of H2 reacts with 1 mole of O2 to produce 2 mole of water। मोलर मास में देखूं तो यहाँ पर जो मोलर मास है दैट इज 4 ग्राम, दिस इज 32 ग्राम। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दो ऑक्सीजन है 32, और क्योंकि मोलर मास बोल रहा हूं तो 32 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हम जानते हैं वाटर के अंदर H2O है, तो 2 into 1 plus 1 into 16 that is equal to 2 plus 16 that is equal to 18 ग्राम, और यहाँ 2 मोल है that means 36 ग्राम। अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट that is equal to 4 ग्राम plus 32 ग्राम that is equal to 36 ग्राम, and mass of product 36 ग्राम। That means the mass of reactant is equal to mass of products, जो कि हमेशा होगा अकॉर्डिंग टू लावोइशियर कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। ओके, सेकेंड प्रिंसिपल आते हैं हम, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय जोसेफ प्रोस्ट। दिया हुआ है उन्होंने, A given compound always contains exactly the same proportions of elements by weight irrespective of what method it is prepared। तो अगर हम कोई कंपाउंड को ले लें, जैसे सपोज मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और इसको मैंने प्रिपेयर किया, कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन से तो मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि CaCO3 को लिया और उसको डिकम्पोज करवाया, हीट करवाया, जिससे बन गया CaO प्लस CO2। दोनों ही मेथड में अगर मैं देखूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो CO2 हमको मिल रहा है उसके अंदर 1:2 का रेशियो है एटम्स का। तो कार्बन का अगर मैं देखूं एटॉमिक मास यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन इन 44 ग्राम CO2। दैट मीन्स 12 ग्राम कार्बन रेशियो में देखूं एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो रेशियो कितना हो गया, अगर मैं 4 से कट कर दूं तो 3:8। ये रेशियो फिक्स है, मतलब मास रेशियो ऑफ एनी 2 or 3 whatever the constituent elements, any 2 or 3 elements present in any compound is fixed। any compound is fixed। आप चाहो तो उस कंपाउंड का अलग अलग किसी मेथड से बनाओ, तो दोनों मेथड से हम देखेंगे तो इसका मास रेशियो फिक्स्ड होगा, और इसको हम बोलते हैं मास ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट। Now, law of multiple proportion, John Dalton। Important है, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। अगर दो एलिमेंट दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे अगर हम नाइट्रोजन को लें और ऑक्सीजन को लें, नाइट्रोजन को लें और ऑक्सीजन को लें, ये मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं।
एक बारी बनाते हैं सपोज NO हम ले लेते हैं, दूसरी बारी बनाते हैं N2O। तो यहाँ अगर मैं देखूं दोनों में O फिक्स है, मतलब यहाँ क्या हुआ, N जो है 1 है, मतलब 14 ग्राम ऑफ N reacts with 16 ग्राम ऑफ O ऑक्सीजन। इस केस में क्या होगा, दूसरे केस में देखें तो N 2 है, दैट मीन्स 28 ग्राम ऑफ N मीन्स नाइट्रोजन reacts with 16 ग्राम ऑफ O। दैट मीन्स अगर हम स्टेटमेंट को ठीक से देखें, दो एलिमेंट अगर मोर देन 2 कंपाउंड बना रहे हैं तो वो एलिमेंट द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास, तो यहाँ पर फिक्स्ड मास किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ भी 16 ग्राम है, यहाँ भी 16 ग्राम, तो नाइट्रोजन का यहाँ 14 ग्राम और नाइट्रोजन का 28 ग्राम। अगर उन दोनों का रेशियो निकालें हम तो 14 ग्राम इज टू 28 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ 1:2। ओके, जब भी कोई दो एलिमेंट कंबाइन होकर मोर देन 1 कंपाउंड बनाएंगे तो एक एलिमेंट का दूसरा फिक्स्ड मास ऑफ दूसरे एलिमेंट के साथ जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, मतलब स्मॉल होल नंबर बनेगा रेशियो का। जैसे एग्जांपल फिर से हम एक ले लेते हैं, CO का एंड CO2 का। CO में क्या हो रहा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 12 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां क्या हो रहा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर कांस्टेंट कौन है, कार्बन, 12 ग्राम 12 ग्राम, तो दैट मींस रेशियो ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग दैट इज 16 ग्राम is to 32 gram. That ratio is again simple whole number ratio 1:2. Now next law of reciprocal proportion by Richter. When two elements combine separately with definite mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. तो अगर दो एलिमेंट्स में ले लूं, सपोज यहां पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, सपोज दोनों कंबाइन कर रहे हैं सल्फर से। ओके, तो हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है सल्फर से तो क्या बनाता है, H2S। ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है सल्फर से तो क्या बनाता है, SO2। और हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या बनता है, ऐसे क्या बनता है, यहां पर H2O। तो अगर हम यहां पर सल्फर को हम कॉमन लेके चलें तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ डेफिनाइट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो यहां अगर हम देखें H2S 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होता है, इसका कितना मास है, इसका मास है 1, इसका मास है 32 और इसका मास है 16। 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होता है 32 ग्राम सल्फर से, पहला बात। फिर हम देखें SO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होता है किसके साथ, प्लस, किसके साथ प्लस हो रहा है, 32 ग्राम सल्फर के साथ। ओके, तो अब दोनों में अगर हम देखें, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है सल्फर के साथ, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है सल्फर के साथ। हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 32 ग्राम सल्फर के साथ। सिमिलरली 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है 32 ग्राम सल्फर के साथ। मतलब सल्फर का मास फिक्स हो गया 32। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों का मास, मतलब इन दोनों का मास सेम हो गया, इसका मतलब होगा ये जो रेशियो में आपस में कंबाइन करेंगे, मतलब H, तो वो जो होगा जैसे यहाँ पर H2O में, तो इनका रेशियो क्या हो गया 2 ग्राम और इसका रेशियो क्या हो गया 32 ग्राम। इसका हाइड्रोजन का 2 ग्राम, यहां पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम। अगर मैं रेशियो देखूं यहां पर 1:16। नाउ ये जो है आपस में जब कंबाइन करते हैं H और O तो उनका रेशियो क्या होता है,
यहाँ पर रेशियो देखें H2O में अगर हम देखें रेशियो 2:16, 2:16 मीन्स अगर इसको कट कर दें तो 1:8। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से डायरेक्टली कंबाइन करता है तो 1:8, हाइड्रोजन जब सल्फर से कंबाइन करता है तो रेशियो यहाँ पर क्या आ गया 1:16। सल्फर जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन से तो रेशियो क्या आ गया 1:1। तो इसका मतलब जब आपस में दोनों कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो रेशियो आ रहा है 1:8, और हाइड्रोजन सल्फर के वाया जब कंबाइन कर रहा है तो रेशियो 1:16। दिस 1:16 इज जस्ट ए मल्टीपल ऑफ 1:8। तो यही हमारा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। when two elements combine separately with a definite mass of third element, यहाँ पर डेफिनाइट मास किसका हम ले रहे हैं सल्फर का। अगर हम सल्फर का डेफिनाइट मास लेके प्रूव कर रहे हैं then the ratio of their masses in which they do so, यहाँ पर ratio of their masses in which they do so is either same or for some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। तो हम एक दूसरे में जैसे कंबाइन करते हैं that is 1/8, इनका ही ये एक मल्टीपल के रूप में है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स बाय गै-लुसाक। When two or more gases react with one another, their volumes bear simple whole number ratio with one another and to the volume of products if they are also gases, provided all volumes are measured under identical conditions of temperature and pressure। अगर दो वॉल्यूम, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं H2 गैस अगर कंबाइन हुआ O2 गैस के साथ और सपोज यहाँ पर H2O लिक्विड बना, इस केस में अगर हम बात करें सपोज इसको हम गैस ले लें, गैस फॉर्म में ही बना, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो यहाँ 2 और यहाँ 2, दैट मीन्स 2 moles react with 1 mole to produce 2 mole। तो बोल रहा है कि ये जो रेशियो होगा ये दैट रेशियो विल अंदर प्रोडक्ट्स सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। कंडीशन अप्लाइड है सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें 2 मोल 1 मोल और 2 मोल लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 लीटर एंड इसको लिख सकता हूं 1 लीटर 2 लीटर। That means 2 liter of hydrogen reacts with 1 liter of oxygen to produce 2 liters of water vapor। इसको अगर मैं 100 ml कर लूं that means it will be 50 ml and it will also be 100 ml। तो यह है हमारा law of gaseous volumes। Next law is Avogadro law। Equal volumes of gases kept at same temperature and pressure will contain equal number of molecules। अगर दो गैस हैं A और एक गैस है B, अगर दोनों का प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, ओके, इक्वल वॉल्यूम्स, और दोनों का अगर वॉल्यूम भी सेम है, सपोज इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है, पर अगर हम ऐसा करें कि V1 इज इक्वल टू V2, कंडीशन अप्लाई, दैट मीन्स P भी सेम है, V भी सेम है और T भी सेम है। अगर ऐसा हो जाए दैट इंप्लाइजेस नंबर ऑफ मोल्स for both the gases will be equal। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए दैट मीन्स दैट इंप्लाइजेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will be equal। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आने वाला है। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं गैस लॉज में कि PV इज इक्वल टू nRT, जहां पर R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, जो कि हम यहां पर कर रहे हैं, PVT कांस्टेंट सेम है, R ऑलरेडी कांस्टेंट, दैट मींस n जो है नंबर ऑफ मोल्स विल आल्सो बी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो मोलर मास वगैरह में इसका यूज है। यहां पर एक कॉन्सिक्वेंसेस आता है कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm pressure, 1 mole of every gas, 1 mole of any gas
will occupy 22.4 liter volume of any gas at STP for 1 mole is 22.4 liter. This comes from Avogadro's law, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम जो एटम वगैरह मॉलिक्यूल पढ़ते हैं ये बहुत पहले से अलग अलग आदमी लोगों ने बोला था। किसी ने बोला कि एटम सबसे छोटा होता है, पर साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो डाल्टन्स ने पहली बार एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी जिसने कुछ हद तक इसको सॉल्व करने की कोशिश की कि एटम क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को तोड़ें तो हमको अल्टीमेटली मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल को भी और ब्रेक डाउन करें तो अल्टीमेटली हमको फिर एटम मिलेंगे। ये उन्होंने बोला। इनके पोस्टुलेट्स, मैक्सिमम पोस्टुलेट्स आज के डेट में फेल हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी थ्योरी है, उस समय ये बहुत ज्यादा वैलिड थे। और इस थ्योरी ने पुट फॉरवर्ड की कि एटम का मॉडल बनाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों में होड़ लगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये इनडिविजिबल आज के डेट में नहीं है, क्योंकि एटम जो है दैट आर डिविजिबल, उनके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, तो पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। नेक्स्ट, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम्स कभी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट है। बट नाउअडेज एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड एटम्स कैन बी destroyed in nuclear reactions, in nuclear process of nuclear fusion and nuclear fission। इन प्रोसेसेस में हम एटम को क्रिएट भी कर सकते हैं एंड एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड पॉइंट, all the atoms of a given element are identical in all respect and atoms of different elements have different properties। एक एटम जो होंगे, एक एलिमेंट के जो अलग अलग एटम्स होंगे वो हर तरह से आइडेंटिकल होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे। जो एक एलिमेंट के एटम जो आइडेंटिकल होंगे ये एक्चुअली में आज के डेट में सही नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप्स अवेलेबल है, आइसोटॉप्स जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, जिससे ये वाला पॉइंट भी आज के डेट में फेल हो जाता है। ओके, atoms of different elements combined in a fixed ratio to form compounds। एक्चुअली क्या होता है ना, एटम्स अलग अलग, जैसे सपोज A और B है, अलग अलग एलिमेंट है, A का वैलेंसी 2 है और B का वैलेंसी 3 है, तो ये कंबाइन होते हैं ऐसे। ओके, तो यहाँ से क्या बनता है A3B2, तो ऐसे कंपाउंड बनते हैं। लेकिन आज के डेट में ये भी कहीं कहीं फेल है, जैसे कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, वहां पर ये रेशियो भी फिक्स नहीं होता। जैसे सपोज, जैसे हम एग्जांपल लेता हूं मैं Fe0.96O। यहाँ क्या होता है, कुछ Fe जो 2+ में होते हैं, यहाँ पर कुछ Fe3+ वाले भी मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ पर मेटल कम है, जो कि नॉर्मली इसको होना चाहिए था FeO। तो इन प्लेस ऑफ FeO ये बन चुका है Fe0.96O। इसको हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी आज के डेट में हम देखें तो वायबल नहीं है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली दिस इज ट्रू, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरम के पॉइंट्स हैं। Point number 1, indivisible smallest particles of an element is known as atom। Second part, atoms can neither be created nor be destroyed। Atoms of an element are identical in all respects and atoms of different elements are different। Atoms of different elements combined in a fixed ratio to form compounds। Atoms are the smallest units of matter that can take part in a chemical reaction। Okay, इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक यू।